वेलकम प्यारे बच्चों टू द लास्ट लेक्चर ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज थ्रू फॉर्मूले। बेटा इसमें हम लोग अब कंप्लीट कर लेंगे। 6th लेक्चर है ये। जो पहले वाले 5 लेक्चर्स हैं आपने जो देख लिया होगा उसकी बढ़िया से एकदम तैयारी भी कर ली होगी, है ना। तो एक बढ़िया सी रैंक से सिलेक्शन लेना है। तो बेटा हम लोग इसको अब चलो फटाफट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे भाई हम लोग? 335 तक। बेटा 336 ये एम्पलीफिकेशन का एक फॉर्मूला है जो जब हम ट्रायोड को एक एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं बेसिकली उसका फॉर्मूला है, जहाँ की आरपी होता है प्लेट रेजिस्टेंस, कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस +1 और म्यू होता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो आपने ऊपर देखा था। बेटा अगर कई एम्पलीफायर्स लगे हुए हों तो आप सब नेट में एम्पलीफिकेशन निकालने के लिए उनका मल्टीपल ले लेते हो, ये उसका फॉर्मूला है। 338 बेटा फोटोन थ्योरी, यानी किसी भी लाइट बीम की एनर्जी फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। किसी फोटोन की एनर्जी का अगर आपने कहा HF में वहाँ पे मान लो 10 जूल है तो किसी भी लाइट बीम की एनर्जी उसी 10 का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, 20 होगी, 50 होगी, 1000 होगी। बेटा 339 ये फॉर्मूला आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जब आप किसी फोटोन को गिराते हो मेटल प्लेट पर तो वो कितने की एनर्जी लेकर के आया, वो HF हो गया। उसमें से वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी निकली, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी गई, और जो बची हुई एनर्जी है बेटा वो कहाँ गई? वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम एनर्जी, यानी बेटा यही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी होती है। 340 ये बेटा रिलेट कर रहा है इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो कि आप कलेक्टर प्लेट पे लगा दो, कलेक्टर प्लेट मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन जाना है, कलेक्टर प्लेट पे लगा दो ताकि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी सामने ना पहुँच पाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें एक्सटर्नल सर्किट में 0 मिल जाए। तो उसमें बेटा कुछ नहीं किया गया, आप देख सकते हो HF अपनी जगह ही है, HF0 भी अपनी जगह है जहाँ F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो EVS ये बस रिप्लेस कर रहा है K मैक्सिमम को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो। बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें या हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू H/P, बेटा ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। यानी H यहाँ बेटा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। P क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और इसी को लिखने का तरीका एनर्जी के साथ में H/रूट ऑफ 2km होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो मोमेंटम को आप मास इंटू वेलोसिटी लिखते हो, तो मोमेंटम को इसी तरह से √2km लिखा जा सकता है। 342वां बेटा 342 ये बताता है, ये बोर्स थ्योरी में आ गया अब आप कि कोई भी पार्टिकल जब किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल टाइम है H/2π की का, और बेटा इसमें n क्या है? इसमें n ऑर्बिट्स की संख्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। जब आप इसको और जो सर्कुलर मोशन वाला जो फॉर्मूला बनता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, जब उसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला मिलता है। यानी हाइड्रोजन लाइक एटम में बेटा एक इसी को और ध्यान देना कि ये सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक का मतलब इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो nth ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये 0.53 n²/z, जहाँ n क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेल, या आप कह लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 3 एटसेट्रा। यानी अगर आप n की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। 344 बेटा ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनमें उसकी वेलोसिटी कैसे रिलेट कर रही है एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ में। तो 2.165 10⁶ Z/n। Z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ सब्सटेंस, या जैसे हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2 एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, या ये कह लो जैसे जैसे शेल की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड घटती जाएगी। पूछा जाए रिलेशन किस टाइप का होगा Vn और n के बीच में, वेलोसिटी और शेल के बीच में, तो वो हाइपरबोलिक। एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा 345 -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऑब्वियसली बेटा ये एक एटम की आप बात कर रहे हो, और ये जो यूनिट चल रही है वो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, और टोटल एनर्जी चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हो कि आप क्लोज्ड सिस्टम, बेटा बाउंड सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि टोटल एनर्जी नेगेटिव मिले कहलाता है क्या, बाउंड सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम। 346 बेटा ये स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला आ गया, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर माइनस एम बाई स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से दूसरे शेल पर जंप करेगा तो अगर लोअर से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, हायर से लोअर पर आएगा तो उस एनर्जी गैप को वो लौटाएगा, और यही 1 पॉइंट लैम्डा यहाँ दिखा रहा है, यानी स्पेक्ट्रल सीरीज। और बेटा यहीं से लाइमन, बाउमर, पाशन वगैरह की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जंप किस शेल पे कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो लाइमन सीरीज। इसी को बेटा जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आर एच सी, जहाँ की आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, एच इंटू सी कर देते हो तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यानी ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, लैम्डा ये 346 में वो फोटोन है जो कि मिल रहा है हमको जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल पे जंप कर रहा है। तो उसको जब सॉल्व करते हो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। बेटा ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन लाइक एटम के, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ बेटा ये जो k है ये 1/4πε0 है, z एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2r n यानी जो रेडियस है उसका फॉर्मूला। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, नहीं एक मिनट, 349 ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, यानी -kZe²/Rn। बेटा ये निकल कहाँ से रहा है, ये आ रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, कि अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2/r, ये उसी से आ रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास Z है, यानी उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो उसका जो चार्ज हो Ze हो गया। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है -e, तो मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस साइन आ रहा है। जब आप दोनों को जोड़ दे रहे हो तो टोटल एनर्जी आ रही है बेटा, यही जब इसमें आप डाटा पुट कर रहे हो तो 13.6 आता है। ठीक है, तो ये kZe²/2r बेटा, आर एन की वैल्यू आप पुट कर दोगे जब n²/z, तो आपको यही 345 वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। बेटा कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगी अगर इलेक्ट्रॉन मान लो तीसरे से पहले शेल पर आ रहा हो, पांचवें से पहले शेल पे आ रहा हो, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस वो डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट कर सकता है, वो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। बेटा n2 वो शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n1 वो शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये नंबर ऑफ शेल्स की या ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है। 352 बेटा Hc की एक वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, जिसको कि आप क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे Hc की वैल्यू 1242 आप यूज कर सकते हो। 353 बेटा ये ब्रैक्स लॉ है। ये ब्रैक्स लॉ का फॉर्मूला, जब कोई जैसे जब एक्सरेस डिफ्रैक्ट होती हैं तब उसका 2d sin थीटा और बराबर n लैम्डा, जहाँ की d क्या होता है, इंटर एटॉमिक जो सेपरेशन है या जो क्रिस्टल्स के बीच का जो गैप है उसके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये d हो जाएगा। कितने एंगल थीटा पर हमें मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मिल रहा है, ये उसका फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू चेंज करती है 1 2 3 4 एंड सो लैम्डा, ये जो आपने एक्सरे गिराई उसका वेवलेंथ। बेटा 354 ये एक्सरे एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है, यानी जब एक्सरे किसी मीडियम किसी सब्सटेंस के अंदर घुसती है तो वो एब्जॉर्ब होती चली जाती है। तो अगर हमने उसकी इंटेंसिटी पहले भेजी थी I0, तो 2 सेंटीमीटर धंसने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी बची, ये इस फॉर्मूले से निकल आएगा। यानी I है वो इंटेंसिटी जो बची है, I0 ये वो इंटेंसिटी है जो आपने इंसिडेंट किया, म्यू बेटा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, x जितना डिस्टेंस वो धंसा है। 355 बेटा ये Hc बाय लैम्डा मिनिमम EV, बेटा ये जो कट ऑफ वेवलेंथ वाला कंसेप्ट होता है एक्सरेज में, कि आपने जो इलेक्ट्रॉन भेजा वो अपनी पूरी एनर्जी उसने एक ही बार में ख़त्म कर दिया तो उतने का एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। तो EV ये आ गया क्या, इलेक्ट्रॉन ने कितने की एनर्जी गेन की एक्सेलेरेशन के कारण, और उसने जाके फिर जब टक्कर मारा मेटल टारगेट को तो वहाँ से पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया एक्सरेज में। तो जो एक्सरे की एनर्जी आई लैम्डा मिनिमम, यानी उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी, ये उसका फॉर्मूला है कट ऑफ वेवलेंथ का। ये बेटा मोस्टलीज लॉ है, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू a z माइनस b। बेटा a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल। z इज एटॉमिक नंबर जिस पर कि आप गिरा रहे हो, या कह लो जहाँ से आपको
फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। बेटा रूट म्यू ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर शेल में जंप करेगा एक्सरेज प्रोडक्शन में, तो वो उस एनर्जी को बाहर देगा और उसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। 357 बेटा ये न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला है, r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। और बेटा यहाँ से आर नॉट ये फर्मी मीटर्स की रेंज में होता है, ये ए यहाँ मास नंबर है, ए की पावर 1/3। तो यहाँ से ये न्यूक्लियर रेडियस के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। बेटा 358 बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जब आपने प्रोटॉन्स का टोटल मास लिया अलग से, आपने न्यूट्रॉन्स का अलग से मास लिया, लेकिन जब उन्होंने मिलकर के न्यूक्लियस बनाया तो आपने उसका मास लिया, तो आप देखते हो कि उसमें डिफरेंस आ जाता है और उसी को आप बोलते हो मास डिफेक्ट। मतलब अगर हमारे पास 100 प्रोटॉन थे, 100 न्यूट्रॉन्स थे, हमने उनको अलग अलग तोला और फिर उन्होंने 100 मिल करके 200 यानी एक न्यूक्लियस फॉर्म किया, तो हम ये देखते हैं कि जो उनका इंडिविजुअली मास था उससे कम इस न्यूक्लियस का मास है और इसी को बोलते हो आप मास डिफेक्ट। और ये बाइंडिंग एनर्जी बेटा इसी मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करके आ रही है। यानी जो E इक्वल टू mc² वाला फॉर्मूला है बेटा, उसमें m की जगह आप ले रहे हो मास डिफेक्ट, इसीलिए उसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि E इक्वल टू डेल्टा m c²। बेटा ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया 359 कि कितने न्यूक्लियस बचेंगे, कितने न्यूक्लियस पहले थे, e की पावर माइनस लैम्डा टी। यानी बेटा एन टी क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग। एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। e की पावर माइनस लैम्डा टी बेटा लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी ये बताता है कि कितने समय के बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे। 360 बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। हाफ लाइफ यानी वो टाइम जिसके बाद के आधे न्यूक्लियस टूट चुके होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि आधे न्यूक्लियस बचे होंगे। तो 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। बेटा मीन लाइफ 1 लैम्डा होती, यानी सारे जो पार्टिकल्स हैं, सारे जो न्यूक्लियस हैं, उनका टोटल आपने लाइफ लिया और उसका एवरेज ले लिया। बेटा ज़्यादा इस्तेमाल जो आपको करना पड़ता है वो इस 362 का, यानी कितने न्यूक्लियस बचे हैं, कितने न्यूक्लियस पहले थे, इनका जो रेशो होता है ये 1/2 की पावर n होता है, जहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ है n। यानी बेटा यहीं से आपको रिलेशन मिलती है कि अगर किसी न्यूक्लियस के पास 100 पहले पार्टिकल्स थे जो अनडिकेड थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद 50, फिर उसके बाद 25, फिर 12.5 एंड सो ऑन। जो फॉर्मूला बेटा अभी आपने n के लिए रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल वही फॉर्मूला आप एक्टिविटी के लिए भी चला लेते हो। एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो AT यानी कितनी एक्टिविटी है t टाइम पर, कितनी एक्टिविटी इनिशियल थी, e की पावर माइनस लैम्डा टी। यानी बेटा कुछ नहीं कर रहे हो, जहां आपने NT लिया था वहां पे AT ले ले लो एक्टिविटी, जहां आपने इनिशियल यानी N0 लिया था वहां पर आप इनिशियल एक्टिविटी ले ले रहे हो। 364 बेटा 364 ये जो फार्मूला है ये रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन को सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा वो t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। यानी कितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बेटा इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स हैं। तो यहाँ पे बेटा जो ये n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज म्यू ई, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह से बेटा ये नंबर ऑफ होल्स, उस नंबर ऑफ होल्स पे भी चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है और उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, और म्यू भी यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो सेमीकंडक्टर्स में दोनों के कारण बेटा कंडक्टिविटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। बेटा ये सेमीकंडक्टर का एक रेशो होता है, अल्फा यानी कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का रेशो, बीटा यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो। क्योंकि बेस करंट काफ़ी कम होता है इसीलिए जो अल्फा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है और बीटा काफ़ी हाई वैल्यू होती है। बेटा 367 एमिटर से जो करंट निकला वो जाके बढ़ गया दो हिस्सों में, कुछ बेस की तरफ कुछ कलेक्टर की तरफ। तो जैसे किरचॉफ का जंक्शन लॉ था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि एमिटर करंट बराबर है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बेटा 368 ये बीटा और अल्फा को रिलेट करने वाली इक्वेशन है,
जो कि आपने यहाँ से ही जो अल्फा और बीटा निकाला है 366 में, ये उसी को रिलेट करके बीटा और अल्फा का रिलेशन आ गया। यानी अगर कहीं आपके पास बेटा किसी सेमीकंडक्टर में अल्फा मौजूद हो तो आप इसको रख के बीटा निकाल सकते हो। 369 बेटा ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है ट्रांजिस्टर का, जब आप उसको कॉमन एमिटर की तरह यूज़ कर रहे हो एम्पलीफायर के लिए। तो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है, यानी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज बीटा टाइम्स लोड रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये वी नॉट क्या है बेटा, वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज इनपुट है वी आई, बीटा जो आपने पीछे देखा है ये आर एल लोड रेजिस्टेंस, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस। करंट गेन बेटा ये बीटा जो होता है ये करंट गेन ही होता है। इसको आप चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट का रेशियो बोलते हो। पावर गेन के लिए बेटा आप क्या करते हो, करंट गेन और वोल्टेज गेन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, और कॉमन बेस के केस में बेटा ये फॉर्मूला वोल्टेज गेन का अल्फा जहाँ जहाँ बीटा था वहाँ पे और कुछ नहीं होता, वहाँ पे बस वो अल्फा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके अलावा एक फॉर्मूला बेटा यंग्स डबल स्लिट का भी आप याद रखो, जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा कुछ अगर फॉर्मूले ऐसे छूट रहे हो तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है बेटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, यानी दो अल्टरनेट या दो अगल बगल कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के बीच का गैप। और बेटा जब इसी में एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर बोल दिया जाए तो क्या करना, थीटा यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको फ्रिंज विड्थ को आप बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर देना, या कह लो वेवलेंथ ऑफ लाइट को आप स्लिट्स के बीच का जो गैप है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक को बेटा कंप्लीट किया। अब एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा आप लोगों ने ये सारा रिलेशन, सारे फॉर्मूले बेटा अच्छे से याद किए होंगे, उसे और बढ़िया तरह से तैयार करो। अगर आपको बेटा कोई भी इसमें सजेशन देना है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो बेटा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटा इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बेटा अच्छे से तैयारी करो और एक बढ़िया रिजल्ट निकालो। थैंक्स अ लॉट।